हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये डे 39 का प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे। इसका आज हम डिस्कशन करेंगे। ये 2019 का है। ये भी सारी चीज़ें सब सामने लिखी हुई हैं, ठीक है। तो मैं पिछली वीडियोस में कुछ बातें करता था, अब किसी प्रकार की कोई बात अब नहीं होगी क्योंकि समय बहुत कम है, आप लोगों को भी पढ़ना होता है। तो मैं इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे प्रश्न पे आता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नए आएंगे, उनको पिछला वीडियो एक बार जरूर देखना चाहिए। शुरू की वीडियो मैंने सारी चीज़ें बता रखी, कैसे कैसे हम आगे उत्तर लेखन करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही 2025 तक का प्रश्न गवर्नेंस के खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद आप लोग सुझाइएगा मुझे कि इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें, किसके पीवाईक्यू करें, कौन से सब्जेक्ट की करें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप मुझे सुझाएंगे तो मैं उसी आधार पे चलूँगा। तो हम लोग गवर्नेंस के प्रश्न की चर्चा कर रहे थे। तो गवर्नेंस किस पार्ट में है, किस जीएस के पार्ट में है, तो आप सामने देख पा रहे होंगे जीएस 2 समान अध्ययन प्रश्न पत्र 2 में शासन व्यवस्था हेडिंग लिखी हुई है सामने, ठीक है। आपके पास सिलेबस होगा, आप उसको खोल करके देख सकते हैं। शासन व्यवस्था अर्थात गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, शासन प्रणाली, पॉलिटी, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। इसमें आप 15 और 16 नंबर टॉपिक सीधे गवर्नेंस से जुड़ता है। हालांकि और भी टॉपिक्स हैं जो थोड़े थोड़े पॉलिटी के साथ साथ गवर्नेंस के टॉपिक से जुड़ते हैं। बाकी आईआर है इसमें, और सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय है, जिसको हम सोशल इशू के नाम से भी जानते हैं। तो सीधे प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पर भी मैंने 15-16 टॉपिक लगा रखा है, तो आप पहले इसको पढ़ लीजिए। अब मैंने जैसे प्रश्न की स्टार्टिंग करी है वो यहीं से स्टार्ट कर दिया, देखिए शासन व्यवस्था से, ठीक है। तो ये शब्दावलियों को ही आप धीरे से स्टार्ट कर सकते हो। मैंने ये तीनों पॉइंट ले लिए, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष। तो इन तीन टॉपिक, तीन मतलब शब्द को लेकर के मैंने उत्तर आरंभ किया है, आप देख लीजिए। अब ये देखिए, भारत में शासन व्यवस्था के कुशल, पारदर्शी, उत्तरदायी, देखिए लिखा है ना, बनाने के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी अर्थात आईसीटी आधारित कार्यक्रम कैसे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ई डिस्ट्रिक्ट, ई ऑफिस आदि आरंभ किए गए, किंतु इनका क्रियान्वयन अनेक कारकों के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाया है, ठीक है। तो आप ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही की महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, इसको भी मैंने डाला है, ई ऑफिस को मैंने डाल दिया, जो सरकार की परियोजनाएं चल रही है ना आईसीटी आधारित, ई ऑफिस, ई डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चल रहा है तो ई डिस्ट्रिक्ट डाल दिया, ठीक है। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट। फिर इसी प्रकार इसके एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं और उसकी सीमाएं। किसी भी प्रश्न में ये इसी आधार पर यूपीएससी प्रश्न पूछ ही रहा है आपसे कि उसकी कुछ सफलताएं बताइए, उसकी कुछ चुनौतियां बताइए, अर्थात सीमाएं बताइए, संभावनाएं क्या हो सकती है, क्योंकि तकनीकी की संभावनाएं तो होती हैं। तो जब हम गवर्नेंस पे तकनीकी लाएंगे तो उसकी क्या क्या संभावनाएं होती है, क्या सफलताएं मिलेंगी, क्या उसके नुकसान हो सकते हैं। तो हमने बताया ना यहाँ पर आईसीटी आधारित क्या क्या नुकसान होंगे, हमने उपाय भी बताया, उसकी ये भी बताया कि सीमाएं कहाँ कहाँ पर हैं। तो इसमें प्रश्न में वही चीज़ें पूछी जा रही। नागरिक चार्टर, इससे प्रश्न किए ही थे, पारदर्शिता, जवाबदेही और संस्थागत तथा अनुपाय, ठीक। फिर 16 नंबर में लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। अब आप जैसे ही एथिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पर भी आपको जो है ये टॉपिक टच होता हुआ दिखाई देगा। तो जब आप सारे सब्जेक्ट पढ़ लोगे तो उत्तर लेखन करना और भी आसान हो जाएगा। हालांकि जिसने 4 महीने से 5 महीने तैयारी कर ली हो, उसको उत्तर लेखन आरंभ कर देना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताऊं कि जैसे आप सिलेबस कर लोगे, जैसे आपने गवर्नेंस पढ़ लिया पूरा, उसके बाद मैंने यहाँ पर 2013 से प्रश्न कराना स्टार्ट किए। मतलब मेंस का सिलेबस 2013 में चेंज हुआ था, तो वहीं से मैंने स्टार्ट किया, ठीक। तो 2013 से लेकर के 2025 तक, अभी डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने खत्म किया है, ऐसे गवर्नेंस भी खत्म कर दूंगा, 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। तो जैसे आपने गवर्नेंस किया, मेरे सारे प्रश्न उठा के 25 तक के कर लो, 26 का पेपर देने जा रहे हो तो जैसे आपने प्रैक्टिस कर लिया तो यूपीएससी की प्रैक्टिस भी हो गई। मैंने जो है, मैं आपको जो है टेलीग्राम पे सारे नोट्स भी दे दूंगा, मतलब क्वेश्चन की जो है पीडीएफ भी दे दूंगा, तो आप उससे भी ले सकते हो, सीधे उसी को देख लीजिए, मेरे क्लास मत देखिए, मेरी कोई ज़रूरत नहीं। जो समझदार हैं, जिनको लग रहा है कि अभी बिगनर है, तो उनको देख लेना चाहिए, मेरा सुझाव है। बाकी देखना ना देखना आपका अपना विषय है, ठीक है। तो आप ऐसे करोगे तो ऐसे सारे सब्जेक्ट करा दूंगा, इतिहास करा दूंगा, पॉलिटी करा दूंगा, सारी चीज़ें आपको करा दूंगा। तो आप ऐसे ही पढ़िए और सारे पेपर देख डालिए। तो पेपर भी देख लोगे, फ्रेमिंग भी देख लोगे कि सर ने क्या क्या लिखा है, और टॉपर्स की भी कॉपी आप देख लीजिए। तो टॉपर्स की कॉपी से हमारा उत्तर 21 ही होगा, 19 नहीं होगा, आप देख लीजिएगा जाकर के, क्योंकि मैं डेली जो है टॉपर्स की, वो भी इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स की कॉपी देखता रहता हूँ कि वो लोग प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। मैंने देखा कि कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, कि मान लो कि ई गवर्नेंस लिखना है तो ई गवर्नेंस के बारे में थोड़ी सी चर्चा तो कर दो। केवल आपने ई गवर्नेंस डाल दिया तो एग्जामिनर को भी उससे नंबर कट जाते हैं। हाल के दिनों में लोग जो है टू द पॉइंट लिखने के चक्कर में शॉर्ट में लिखते हैं, तो वो शॉर्ट आपका नोट्स नहीं है, वो उत्तर यूपीएससी की उत्तर लेखन पुस्तिका है। तो आपको वहाँ पुस्तिका के आधार पर एग्जामिनर को समझाना है, ना कि शॉर्ट नोट्स अपने लिए समझना है। तो इसलिए जैसा मैं लिख रहा हूँ, आप इससे भी एक इसको आदर्श के रूप में, या जैसा भी हो आप समझ करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या दिया हो, सीधे हम प्रश्न पढ़ते हैं। सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी आईसीटी, आप साइंस टेक में भी इसको पढ़ोगे, ठीक है, आधारित परियोजनाएं या कार्यक्रमों का कार्यान्वयन आमतौर पर कुछ विशेष महत्वपूर्ण कारकों की दृष्टि ठीक नहीं रहता। इन कारकों की पहचान कीजिए और इनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय बताइए। यहाँ तक तो केवल एक बात बोला कि आईसीटी के कुछ कार्यान्वयन और
उन पर मतलब कुछ विशेष महत्वपूर्ण कारकों की दृष्टि से ये ठीक नहीं रहता है। कौन? आईसीटी आधारित जो कार्यक्रम होते हैं। तो यहाँ पर उसने अपनी बात रखी, मतलब यूपीएससी ने आपको एक बात बताई कि हमारा मतलब मानना ये है कि अगर आईसीटी आधारित जो कार्यक्रम और परियोजनाएं हम चलाते हैं ना, जैसे कि ई डिस्ट्रिक्ट चल रहा है, ई ऑफिस चल रहा है, ठीक है, ई ऑफिस, ई क्रांति चल रहा है, ठीक है, ई क्रांति। तो ये जो हम प्रोग्राम चलाते हैं तो ये कहीं ना कहीं कार्यान्वयन मतलब इनका जब इम्प्लीमेंटेशन होता है तो क्या हो जाता है कि ये उतने जो क्या हो जाते हैं, उतने लाभ सिद्ध नहीं हो पाते हैं, ठीक। मतलब उनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण कारकों की दृष्टि मतलब उनके जो कारक है उनकी दृष्टि से ठीक नहीं रहता है। तो इन कारकों की पहचान कीजिए। तो कौन कौन से कारक है? तो पहले कारक बताना है आपको, ठीक, फिर उसके प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय बताने हैं। तो पहले आपका जो है भूमिका लिखनी है। तो भूमिका कैसे लिखनी है? भूमिका आपको जो है आईसीटी आधारित भूमिका निकाल करके गवर्नेंस से जोड़ते हुए लिखना है। मैंने जैसे लिखा यहाँ पे कि आईसीटी आधारित कार्य जैसे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ई ऑफिस, ई डिस्ट्रिक्ट आदि को मिलाते हुए आपको बढ़िया छोटी सी भूमिका 150 शब्द में है तो लगभग 25 से 30 शब्दों में आपको भूमिका लिखनी है, ठीक। फिर आप धीरे से मुख्य भाग में आएंगे। तो मुख्य भाग में आपको 2 पॉइंट लिखना है। एक पॉइंट ये कारक, मतलब कारकों की पहचान करनी है तो कारक बता दीजिए पहले, फिर उसके उपाय क्या हो सकते हैं। तो जो कारक बताओगे उन्हीं को आप पॉजिटिव दृष्टि में उपाय के रूप में भी लिख सकते हो, ठीक। मैंने कुछ पॉइंटों को ऊपर नीचे करके लिखा है। ऐसे लिखा जाता है क्योंकि सब चीज़ें आपको नहीं याद रहेंगी। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं होंगी, लेकिन जब ये कला सीख जाओगे, स्किल सीख जाओगे तो यही सब चीज़ें आपको सरल लगने लगेंगी। तो ये कारक मैंने बताया, जैसे मानव संसाधन की कमी होती है, तकनीकी दक्ष कर्मचारियों की कमी, मतलब मानव संसाधन की कमी। तो मानव संसाधन तो बहुत सारा है, लेकिन तकनीकी की दक्षता कई जो है मानव संसाधन में नहीं होती, जिसके कारण ये कौन से आईसीटी आधारित जो प्रोग्राम होते हैं फेल हो जाते हैं, ठीक। तो उन्हीं कारकों की पहचान की। फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, डिजिटल इंफ्रा की बहुत सारी कमी दिखाई देती है। बिजली नहीं आ रही है, इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर नहीं, समन्वय की कमी, केंद्र और राज्य और स्थानीय स्वशासन स्थानीय निकाय जो होते हैं उनके बीच में समन्वय नहीं होता है, ठीक। फिर डाटा सिक्योरिटी, डाटा सुरक्षा और गोपनीयता के दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों का डाटा चोरी हो जाए या उनकी प्राइवेसी का हनन हो जाए। फिर नागरिकों में आईसीटी के प्रयोग की सीमित समझ, मतलब नागरिकों में जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है, मतलब बहुत अच्छी समझ नहीं है। आपको समझिए, आप देखिए जो आजकल जो है आप मार्केट में कहीं पर भी बातचीत कर रहे हो, लोगों से इंटरेक्ट हो रहे हो, तो आपको ये कमियां दिखाई देंगी कि पता चल रहा है वो फॉर्म ही फिल नहीं। आप अपने दोस्तों में देख लीजिए, कई लोगों को तो यूपीएससी का फॉर्म ही फिल करना नहीं आता। कितने मतलब अपने आप में जो है कैसी बात होती है कि आपको फॉर्म ही फिल करना नहीं आ रहा है। तो आप देखिए कि इनके अंदर कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है तकनीकी को लेकर के। तो वही कमी को आपको निकाल करके लिखना है। फिर उपाय समझा दो। अब क्या है, डिजिटल इंफ्रा की कमी है तो हमको ये चीज़ बढ़ा देनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर डिजिटल इंफ्रा को बढ़ाना चाहिए, जैसे भारत नेट परियोजना के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। एक दो उदाहरण डाल दो। फिर ई शासन के लिए प्रशिक्षण देना, जो ये समन्वय आपको कर्मचारियों में दक्षता की कमी देती है तो इसी के लिए प्रशिक्षण दे दीजिए। जन जागरूकता बढ़ा दो, लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ा दो भाई अब यही आईसीटी ही आपके अंदर लागू करना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके फायदे मिलेंगे। 2-4 फायदे बता दिए। जन सहभागिता बढ़ा दो। कुछ इसमें तकनीकी बच्चे होंगे जो 12th पास करके तकनीकी की ओर रुझान कर रहे होंगे, आईटीआई करने चाह रहे होंगे, पॉलिटेक्निक करना चाह रहे होंगे, तो वैसे बच्चे होंगे ग्रामीण क्षेत्र, उनके बच्चों को सिखाइए तो वो अपने माँ बाप को भी सिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सफल प्रोग्राम हो सकता है। तो ये उपाय। फिर समन्वय बढ़ाना है। यहाँ पर समन्वय की कमी दिख रही थी, हमने समन्वय बढ़ा दिया केंद्र राज्य स्थानीय निकाय के बीच में। फिर यहाँ पर एक पॉइंट और डाल सकते हो, डाटा सुरक्षा और प्राइवेसी के दुरुपयोग की समन्वय, तो इसको कम करने का भी प्रयास, सख्त कानून ले आइए, ठीक। फिर वहीं पर छोटा सा निष्कर्ष डाल दो, केवल तकनीकी नहीं बल्कि मानव संस्थागत और नीति संरचना पर निर्भर होकर के ही हम आईसीटी आधारित परियोजनाओं को लागू कर सकते हैं। इस तरह से लागू करेंगे तो उसकी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इस तरह से आप जो है निष्कर्ष लिख सकते हो। तो मैंने कैसे लिखा है, अब देखिए ये फ्रेमिंग थी, ये यहाँ से मैंने प्रश्न लिखा और ये फ्रेमिंग आपको दिखा दी। तो जो बच्चे निपुण हैं लिखने में वो यहाँ तक देख के जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बिगनर हैं उनको मेरा पूरा प्रश्न देखना चाहिए। तो ये 1:49 का प्रश्न है। फिर मैं सीधे प्रश्न नहीं पढ़ूंगा, अब सीधे उत्तर पढ़ता हूँ सिर्फ। तो भारत में शासन व्यवस्था को कुशल, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने के लिए मैंने वही उठाया सिलेबस के पॉइंट। देखिए यहाँ पर सिलेबस, शासन व्यवस्था पारदर्शी, उत्तरदायी या जवाबदेही एक ही बात है, ठीक। उत्तरदायी बनाने के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी अर्थात आईसीटी। अब देखिए जब भी कभी ऐसा सूचना संचार प्रौद्योगिकी एक बार लिखा, फिर इसका इंग्लिश वर्जन शॉर्ट में लिख दीजिए आईसीटी। अब दोबारा आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं, जहां जहाँ जरूरत हो 3-4 बार से नहीं, 2 बार से ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते इंग्लिश का एब्रीविएशन, ठीक। तो आईसीटी को आप 2-3 बार इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने भी किया, तो आप 1-2 बार। लेकिन यहाँ पहली बार एक बार जब फर्स्ट टाइम बता रहे होगे तो उसका एब्रीविएशन के बारे में पूरा लिख के बताना है कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी, या इंग्लिश में लिख सकते हो इन्फॉर्मेशन, इसको मतलब हिंदी देवनागरी में लिखना है, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन को भी लिख दो हिंदी में, कम्युनिकेशन इस तरह से शॉर्ट में लिख रहा हूँ। टेक्नोलॉजी, टेक को ऐसे लिख दो टेक्नोलॉजी, ठीक, मतलब शॉर्ट में लिख रहा हूँ। टेक्नोलॉजी आधारित कार्यक्रम जैसे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ई डिस्ट्रिक्ट, ई ऑफिस आदि आरंभ किए गए।
किंतु इनका क्रियान्वयन अनेक कारकों के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाए। अनेक कारकों के कारण, मैंने वही चीज़ उत्तर में जो पूछ रहा है, प्रश्न में जो पूछ रहा है, उसी को मैंने लास्ट टाइम भूमिका में बनाते हुए सीधे नीचे लिख दिया कि अब इसके आगे मुझको इन्हीं कारकों के बारे में चर्चा करनी है। ठीक, अब कारक मुख्य कारक कौन से? मानव संसाधन की कमी अर्थात तकनीकी दक्ष कर्मचारियों की कमी, यही मैंने फ्रेमिंग में दी है। डिजिटल अवसंरचना की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी और बिजली की अस्थिरता। समन्वय की कमी, केंद्र राज्य तथा स्थानीय निकायों के बीच एकीकृत ढांचा का अभाव रहता है। डेटा सुरक्षा और गोपनीयता की कमी दिखाई देती है। डेटा सुरक्षा दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है, नागरिक के डेटा जो दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है। फिर निम्न डिजिटल साक्षरता, लोगों के अंदर डिजिटल साक्षरता की कमी है, अर्थात डिजिटल डिवाइड को भी आप लिख सकते हो। कुछ वर्ग ऐसे हैं जो डिजिटल डिवाइड लिख सकते हो कि डिजिटल विभाजन भी है, तैयार हो रहा है एक तरीके से। कुछ लोगों के पास मोबाइल है, फ़ोन है, सब कुछ है, मोबाइल तक पहुँच, इंटरनेट तक पहुँचे। कुछ लोगों के पास मोबाइल ही नहीं है, पहुँच ही नहीं, तो उसका भी आप यहाँ पर एक बना करके पॉइंट लिख सकते हो। देखिए, मुझसे भी अच्छा आप उत्तर लिख सकते हो, इसमें कोई दुराह नहीं है। ठीक, फिर नागरिकों के आईसीटी के प्रयोग की सीमित समझ, लोगों के अंदर समझ नहीं, वही चीज़ मैंने जो फ्रेमिंग में बताई। परिवर्तन के प्रति विरोध, जब एक परिवर्तन आता है तो कई लोग विरोध करते हैं। आप भी जब गांव में आप घूमते होगे, लोगों से बात करते हो, कहते होगे कि लोग जो पुराने लोग जो नहीं चला पाते मोबाइल, इंटरनेट, ये सब चीज़ें, तो वो इसका विरोध करते हैं कि पहले मोबाइल नहीं था तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों का विरोध भी होता है। तो पारंपरिक कार्यशैली में बदलाव के लिए प्रशासनिक हिचकिचाहट, मतलब प्रशासन भी ऐसी चीज़ों से विरोध करता है, क्योंकि भाई पारदर्शिता आ जाएगी तो कहीं घूसखोरी और भ्रष्टाचार होता है तो उसका भी उनको फायदा नहीं मिल पाएगा। फिर उपाय में इन्हीं पॉइंटों को, तो जैसे भारत नेट जैसी परियोजनाओं के लागू होने से डिजिटल अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण हुआ है। ठीक, ई शासन के लिए प्रशिक्षण देना, जिससे क्षमता निर्माण को भी बल मिलेगा। डेटा सुरक्षा गोपनीयता का ध्यान रखना और इसके लिए सख्त कानून बनाना, जन जागरूकता अभियान चलाना और नागरिक सहभागिता को बढ़ाना, समन्वय को बढ़ावा देना केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के बीच। ठीक, फिर यहाँ पर निष्कर्ष लिख दीजिए। 150 शब्द का प्रश्न है ना। अतः आईसीटी आधारित, देखो मैंने आईसीटी दोबारा इस्तेमाल किया, तो अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आईसीटी समझ जाएगा एग्जामिनर कि आईसीटी क्या है। ठीक, आईसीटी आधारित परियोजनाओं का सफल कार्यान्वयन केवल तकनीकी पर नहीं है। यही चीज़ मैंने पिछली बार ई गवर्नेंस कल प्रश्न पूछा था, उसमें भी धीरे से यही चीज़ें लिखी थी, थोड़ी बहुत घुमा के, बल्कि मानव संस्थागत और नीति संरचना की सामूहिक तत्परता पर निर्भर करता है। प्रभावी शासन, यहाँ शासन लिखा हुआ है, शासन हेतु तकनीकी के साथ मानव जुड़ाव दृष्टिकोण आवश्यक है। ठीक, आराम से आपका उत्तर हो गया। अब कल के लिए प्रश्न है, इसको आप करिएगा, डेट 40 का। सूचना का अधिकार अधिनियम में किए गए हालिया संशोधन सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव डालेंगे, विवेचना कीजिए। ठीक, तो ये 2019 में जो है सूचना अधिकार संबंधित प्रश्न जो है संशोधन कुछ हुआ था, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यूपीएससी प्री में भी इससे संबंधित सूचना के अधिकार संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़िए और इसका प्रश्न कल मैं डिस्कस करूंगा। तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।